हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है वाक्य रूपांतरण। देखो, वाक्य रूपांतरण दो शब्द हैं इसमें। एक तो होता है वाक्य, दूसरा होता है रूपांतरण। वाक्य आप सभी जानते हैं, ठीक है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे ही वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह ही जो है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। लेकिन इसे एक विशेष क्रम होना चाहिए। पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए। उसी से मिलकर बनता है वाक्य, ठीक है। और इस और रूपांतरण का मतलब होता है रूप का बदलाव करना। अर्थात जो वाक्य बना हुआ उसी का रूप बदल करके उसका जो है आपको कर्ता कर्म क्रिया में आपको परिवर्तित करते हुए उसका बदलना है। तो वाक्य जो होता है, वाक्य में एक तो उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। इन दोनों से मिलकर के एक साधारण सा वाक्य बन जाता है। तो लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ वाक्यों में जो है एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक विधेय भी होते हैं। इसी आधार पर जो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय के आधार पर जब एक या एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं तो वहाँ पर वाक्य बदल जाते हैं। वहाँ पर सरल से संयुक्त वाक्य बन जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। तो ध्यान रखें, हमें जो है सरल से हमें संयुक्त वाक्य में भी बदलना होता है, संयुक्त वाक्य से मिश्र में भी बदलना होता है। तो इन्हीं वाक्यों का रूपांतरण बदलना ही क्या कहलाता है, ये वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, वाक्यों का बदलाव ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब देखते हैं, देखो, ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो अपने अर्थ को स्पष्ट कर देता है वाक्य कहलाता है। देखो, है ना, ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो अपने अर्थ को स्पष्ट कर देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद आते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपको याद रखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है भेद होते हैं वो होते हैं 8। सबसे पहला आता है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे बालक घर जाता है, तो इसमें बालक का घर जाना पाया जा रहा है, तो ये होता है विधिवाचक वाक्य, ठीक है। फिर सेकंड नंबर का आता है हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न होने का बोध होता है। बालक कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रश्न का बोध हो गया। तीसरा आता है संदेहवाचक वाक्य, अर्थात इसमें संदेह होता है, क्या बालक घर जा रहा है ना, शायद बालक घर जाए। तो इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य में काउंट होते हैं। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक मतलब अर्थात इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। यदि बालक घर जाएगा तो मैं भी घर जाऊंगा, ठीक है। यदि बालक घर जाएगा तो ही मैं भी घर जाऊंगा, तो इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होना है। फिर आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में मना करने का भाव होता है, ठीक है। जैसे धूम्रपान वर्जित है, यह अधिकतर सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है, पब्लिक प्लेस में लिखा होता है। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है, धूम्रपान वर्जित है लिखा हुआ है, इसका मतलब आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान, तंबाकू सेवन, सिगरेट पीना, बीड़ी, तंबाकू, ठीक है, किसी भी प्रकार के आपको सुपारी चबाना, सब वहाँ पर निषेध होता है। तो वो मना कर रहे हैं आपसे, निषेध है, ठीक है। इसी प्रकार से आज्ञावाचक देख सकते हैं। आज्ञावाचक ऑर्डर देने में काम में लिया जाता है, आज्ञा देने में काम में लिया जाता है। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी भर कर लेके आओ, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। फिर आएगा इच्छावाचक। इच्छावाचक के अंतर्गत हम देख सकते हैं इच्छा होने का बोध। अब इच्छा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जैसे अच्छी के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे आप गधे के सींग आए जब तक जियो। और नकारात्मक, तुम नरक में जाओ, तुम्हारा बुरा हो जाए। तो ये सच, अच्छी और बुरी दोनों जो है मन की इच्छाएं होती है, वो इच्छावाचक वाक्य में काउंट होती हैं। फिर आता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हमें हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, दुख, संबोधन प्रकट करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, ये सभी विस्मयादिवाचक वाक्य नहीं कहते अरे क्या हो गया, वाह कितना अच्छा मौसम है, अरे तुम प्रधानमंत्री जी से मिला है,
तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर अरे प्रधानमंत्री जी से मिला है, तो यहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा है, प्रधानमंत्री जी से मिले है, मोदी जी से मिल के आया, तो ये हमें विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, इन 8 भेदों के आधार पर हम देख सकते हैं विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। ये होते हैं हमारे पूरे 8 वाक्य। ठीक है, अब बारी आती है रचना के आधार पर वाक्य। किसकी बारी आती है? रचना के आधार वाक्य। देखो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। सरल या साधारण वाक्य जो होता है इसमें एक या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे बालक घर जाता है, तो उद्देश्य होता है हमेशा सब्जेक्ट कर्ता, तो बालक जो है वो उद्देश्य है, तो एक उद्देश्य हो गया। और विधेय, बालक जो कुछ भी कार्य कर रहा है, तो क्या कर रहा है? बालक घर जा रहा है, तो घर जा रहा है, ये एक विधेय। तो इसमें सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में आपको ध्यान है, एक उद्देश्य मिल जाएगा लेकिन एक से अधिक विधेय भी मिल सकते हैं या 2 उद्देश्य मिल सकते हैं, लेकिन वे किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और मिश्र वाक्य जो होता है ये अलग ही टाइप का होता है। मिश्र वाक्य में भी जो है एक या एक से अधिक उद्देश्य या विधेय मिलेंगे आपको, लेकिन वो 2 जो सेंटेंस होंगे वो योजक शब्द से जुड़े हुए होंगे भी सही और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। जैसे देखो सबसे पहले बात आ रही है साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं, साधारण वाक्य जो होता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य मैंने बताया था, उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट कर्ता, और विधेय का मतलब होता है इस कर्ता के बारे में जो कुछ भी शेष वाक्य आता है, शेष वाक्य वो विधेय होता है। तो देखो दर्जी ने कपड़े सिले, तो दर्जी यहाँ पर देख सकते हैं, दर्जी तो हो गया कर्ता जिसको बोलते हैं हम उद्देश्य। ठीक है, और ने कपड़े सिले ये जो बचा हुआ है, ने कपड़े सिले ये जो बचा हुआ है शेष वाक्य, इसी को बोलेंगे हम विधेय। क्या बोलेंगे हम इसको? विधेय। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ। दर्जी शब्द जो है ये तो एक उद्देश्य हो गया, और ने कपड़े सिले ये हो गया विधेय। तो देखो एक ही उद्देश्य है इसमें और एक ही विधेय है। ऐसे देखो किसान खेतों की ओर गया, तो किसान शब्द क्या है? इसमें एक तो उद्देश्य आ जाएगा, और खेतों की ओर गया तो ये हो जाएगा एक विधेय। ठीक है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य ही कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आती है बारी संयुक्त वाक्य की। देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में 2 या अधिक समान स्तर के उपवाक्य या समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इसमें आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, 2 उद्देश्य मिलेंगे, 2 विधेय मिलेंगे, लेकिन वो किसी समुच्चय बोधक शब्द द्वारा, किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए मिलेंगे आपको। जैसे नंदन निकालो मेरी कविता पढ़ो, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो यहाँ 2 सेंटेंस है। नंदन निकालो, तो देखो एक तो उद्देश्य हो गया नंदन, एक उद्देश्य हो गया मेरी, और निकालो एक विधेय हो गया, दूसरा कविता पढ़ो। लेकिन ये सभी एक दूसरे वाले समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं दोनों सेंटेंस, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। कविता पढ़ने का जो है, इस कविता को पढ़ने का आपको इस पर डिपेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों शब्द वाक्य स्वतंत्र हैं। नंदन निकालो मेरी कविता पढ़ो, तो ये जो है पत्रिका है कोई, तो उसे निकालना और कविता पढ़ना है, तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं है। तो ये और शब्द क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे देखो खाना खा लीजिए,
तो खाना खा लीजिए में कह रहा है खाना खा लीजिए या आराम कर लीजिए, तो या लग रहा है इससे ही क्या दोनों जुड़ गए। ऐसे बिजली नहीं है अंधेरा है, तो इसलिए ने क्या करा, दोनों जोड़ दिए। लालचंद आया और कृष्णा चली गई, तो और शब्द ने इन दोनों को जोड़ दिया। याद रखना संयुक्त वाक्य में जो होता है दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब बारी आती है मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य जो होता है इसमें जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान वाक्य होता है, प्रधान मतलब मेन, और एक अन्य उपवाक्य होता है जो आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है। जैसे कृष्णा ने कहा कि वह स्कूल जाएगी, तो कृष्णा ने कहा ये प्रधान वाक्य है, क्या कहा, वह स्कूल जाएगी, ये डिपेंड है कृष्णा ने कहा पर। जब भी आप आना चाहें आ जाइए, तो जब भी आप आना चाहें आ जाइए, ये डिपेंड है फर्स्ट वाले वाक्य पर। वह लड़की गीत गाएगी, वह लड़की गीत गाएगा, लड़का गीत गाएगा जो कोने में बैठा है, तो जो कोने में बैठा है ये डिपेंड है फर्स्ट वाले वाक्य पर। ठीक है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे खूब पढ़ें, तो ये डिपेंड है माता पिता चाहते हैं, यानी बच्चे खूब पढ़ें ये डिपेंड है माता पिता चाहते हैं। तो मिश्र वाक्य में जो है उपवाक्य क्या होता है, ये प्रधान वाक्य पर डिपेंड होता है। ठीक है। अब बारी आती है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले संज्ञा देखते हैं हम। संज्ञा उपवाक्य जो होता है, संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य में आश्रित उपवाक्य जब संज्ञा का कार्य करता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। आलोक ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें की ज़्यादा आता है। मैं नहीं जानता कि रोमी कहाँ है, तो संज्ञा के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि संज्ञा जो होता है ये मैं के बारे में, मैं संज्ञा है, रोमी संज्ञा है, बस संज्ञा है, पुस्तक है। तो की के बाद जो भी आता है वो संज्ञा ही होता है, इसलिए इसको संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। क्योंकि ड्राइवर ने कहा, क्या कहा, कि बस चलने वाली है। ठीक है। फिर देखो विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में विशेषण आएगा, क्या आएगा, विशेषण आएगा। वाक्य में आश्रित उपवाक्य विशेषण का कार्य करता है। जो लड़का कल आया था वह आज भी आया है, तो जो लड़का, तो विशेषण बता रहा है उस लड़के की। उसे दंड मिला जिसने मारा था, जिसने मुझे डूबने से बचाया वही युवक है। ठीक है। ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जैसे जैसे वर्षा हो रही है वैसे वैसे गर्मी कम होती जा रही है। ठीक है। जब मैं विद्यालय पहुंचा तब परीक्षा हो रही थी। जब मोहिनी रहती है शाम भी वहीं रहती है। तो ये क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। अब बारी आती है वाक्य रूपांतरण की। हमने वाक्यों को पढ़ लिया कि अब वाक्यों को हम बदले कैसे। तो वाक्य रूपांतरण में अर्थ बदलने के लिए वाक्य की बनावट बदल दी जाती है। इसमें वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, वाक्य का अर्थ ना बदल जाए, वाक्य वही रहना चाहिए। बस ये कि उसके कर्ता कर्म क्रिया जो है उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है, और लेकिन वाक्य का अर्थ वही रहता है। ठीक है। वाक्य का क्रम भी नहीं टूटना चाहिए। सेकंड बात क्या है, वाक्य का क्रम भी नहीं टूटना चाहिए। क्रम का मतलब आप ऐसा नहीं एक कर्ता खा जाओ दूसरा कर्म खा जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां भी ना आ जाएं, अर्थात ग्रामर से रिलेटेड कोई एरर्स उसमें नहीं आनी चाहिए। देखो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, अर्थात जैसे ये सरल वाक्य दिया हुआ है, आप अंदर बैठकर देर तक बातें करें। तो देखो अभी हम इसको चेंज करेंगे संयुक्त में। तो देखो आप अंदर बैठे और देर तक बातें करें, या इस योजक शब्द के द्वारा हमने इनमें दो सेंटेंस बना लिए। देखो आप अंदर बैठकर देर तक बातें करें, इसका मतलब ही वही है कि आपको अंदर बैठना है और देर तक बातें करनी है। और ये जो है संयुक्त वाक्य में चेंज कर दिया। कौन से में चेंज किया है इसको, संयुक्त में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप अंदर बैठे और देर तक बातें करें, इसका अर्थ भी वही है। तो हमने ऊपर की शर्तों का पालन किया है, क्रम भी वही है और अर्थ भी वही है। ठीक है। ऐसे हम देखते हैं दुर्गंध के कारण यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। तो अब इसके जो हम देखते हैं इसको, यहाँ दुर्गंध है और यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो देखो योजक शब्द से दोनों जुड़ गए हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं है। अब इस सरल वाक्यों का मिश्र में बदलना। अब सरल वाक्य मिश्र में कैसे, मेहनती छात्र परीक्षा में अवश्य अच्छा करते हैं, ये सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र में चेंज करेंगे हम, जो छात्र मेहनत करते हैं वे परीक्षा में अवश्य सफल। तो ये वाला जो डिपेंड है फर्स्ट वाले पर, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है। फिर यहाँ देखो दुर्गंध के कारण यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। तो दुर्गंध के कारण यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो इसको चेंज करेंगे हम
किस में चेंज करेंगे इसको? हम मिश्र में चेंज करेंगे। तो मिश्र में चेंज कर दिया हमने। यहाँ इतनी दुर्गंध है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। ये अब डिपेंड बना दिया हमने। पहले और लगा के बनाया था तो संयुक्त में था, अब मिश्र में बना दिया हमने इसको। ऐसे ही आपको सरल वाक्यों का संयुक्त में बदलना है। सुबह की पहली बस पकड़ो, शाम तक घर लौट आओ। तो हमने इसको बदला, सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ। तो देखो और हटा के हमने इसमें सिर्फ एक वाक्य बना दिया, वो है सरल वाक्य। फिर देखो संयुक्त वाक्य का मिश्र में, अब संयुक्त का मिश्र में कैसे बदलना है। छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो और शब्द लग रहा है और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ इसको मिश्र में चेंज करना है। तो मिश्र में अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये डिपेंड हो गया अध्यापक देखते हैं पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्यों को सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, ठीक है, या संयुक्त से मिश्र में हम बदल सकते हैं।